नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विद्यापीठ यूट्यूब क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास का हमने 2 क्लास पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे और ऐतिहासिक काल में हम जितने भी हमारे वेद हैं, 4 वेद, उनके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। ऐतिहासिक काल का समय कब से कब तक है? 1500 बीसी से लेके वर्तमान तक। ठीक दोस्तों, ये बीसी है, एडी नहीं है। ऐतिहासिक काल को वैदिक काल या फिर वैदिक सभ्यता के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। किसे? ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में वेद, इनकी ही क्या है, गहराई से अध्ययन करेंगे हम। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक दोस्तों, वेद कितने हैं हमारे? 4 वेद हैं, जो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे, वेद को 2 भागों में बांट देते हैं हम। ठीक दोस्तों, पूर्व वैदिक काल, जिसे आर्य सभ्यता के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। समय हम बात करें तो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। ठीक दोस्तों, पूर्व वैदिक काल, पहले का वैदिक काल, आर्य सभ्यता बोलते हैं जिसे। ठीक दोस्तों, और अगला है उत्तर वैदिक काल या फिर ब्राह्मण वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, इनका समय कब से है? 1000 से लेकर 600 बीसी तक, या 1000 पे आकर समाप्त हो जाता है। उनके बाद क्या चालू होता है? उत्तर वैदिक काल चालू होता है, ब्राह्मण वेद चालू होता है। कब से कब तक? 1000 से लेकर 600 बीसी तक। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे पूर्व वैदिक काल या फिर आर्य सभ्यता के बारे में। ठीक दोस्तों, इनमें कौन सा वेद आता है? तो इनमें एक ही वेद आता है, वो है क्या है? ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद आता है। कौन से वेद में? पूर्व वैदिक काल या फिर आर्य सभ्यता में ऋग्वेद आता है। ठीक दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ऋग्वेद के बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे कि ऋग्वेद है क्या चीज। ठीक दोस्तों, आइए तो देखते हैं। यह ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन वेद है या फिर प्राचीन ग्रंथ है। ठीक दोस्तों, ऋग्वेद को ग्रंथ भी बोलते हैं। क्या है? प्राचीन वेद या फिर ग्रंथ है। ठीक दोस्तों, प्राचीन ग्रंथ है मतलब सबसे पहले ऋग्वेद की रचना किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तभी तो प्राचीन हुआ ना। इनके रचनाकर्ता का नाम कौन है? ऋग्वेद को रचना किसने दिया, रूपरेखा किसने दिया? तो विशिष्ट या फिर विश्वामित्र या फिर लोपामुद्रा, तीनों का नाम एक ही है दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसमें ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। सूक्तियां कितनी है? तो 1028 क्या है, सूक्तियां है। 1028 सूक्तियां है। ठीक दोस्तों, 1028 क्या है, सूक्तियां है। ऋचाएं या फिर श्लोक की बात करें हम तो 10,580। 10,580 क्या है? ऋचाएं है, श्लोक है। 1058 ऐसे बोलकर हम याद करेंगे तो आसानी से हमको याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस वेद में छंद मतलब पिंगल का उपयोग किया गया है। मतलब इस वेद में, ऋग्वेद में छंद का क्या है, उपयोग मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक दोस्तों, नोट कर हम बात करेंगे कि ऋग्वेद किसे कहते हैं। ऋग्वेद की परिभाषा क्या है? तो ऋचाओं मतलब श्लोकों के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया ऋग्वेद की परिभाषा। ऋग्वेद किसे कहते हैं? इनके बारे में, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। लेकिन अब हम वेद की बात करें तो वेद किसे कहते हैं? तो ज्ञान को ही क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। ज्ञान को ही क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि ज्ञान के क्रमबद्ध, ठीक, ज्ञान के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या बोलते हैं? हम ऋग्वेद बोलते हैं। मतलब नहीं, वेद बोलते हैं। मतलब वेद मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। ठीक दोस्तों, वेद मतलब होता है क्या? ज्ञान। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनके और पहलू है दोस्तों, जो हम आने वाले थोड़ी समय में देखेंगे। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल या फिर ब्राह्मण वेद के बारे में। ठीक दोस्तों, तो इस भाग में मतलब उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, वेद आते हैं? तो सामवेद मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि साम मतलब शाम, संगीत से संबंधित वेद है। कौन सा? सामवेद, संगीत से संबंधित, गाना से संबंधित वेद है। आपको स से याद करना है, स से सामवेद और स से संगीत। ठीक दोस्तों, यह संगीत से संबंधित है। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, और चारों वेद को दे दिया रहेगा, तो आपको क्या लेना है? सामवेद लेना है।
ठीक दोस्तों, अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है। ठीक दोस्तों, ये क्या है, बहुत ही क्या है, आईएमपी मोस्ट है, वेरी वेरी आईएमपी है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये आ चुका है कि कौन सा ग्रंथ है, कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। तो कौन सा ग्रंथ, यजुर्वेद। ठीक दोस्तों, यजुर्वेद ही वो ग्रंथ है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। ठीक दोस्तों, यह यज्ञ कर्मकांड बलि से संबंधित वेद है, ग्रंथ है कौन, यजुर्वेद। यह से आपको याद करना है यज्ञ, और यह से यजुर्वेद। यज्ञ हवन कांठ बलि पूजा जितने भी हैं ये क्या है, यजुर्वेद से ही क्या है, संबंधित है। ठीक दोस्तों, अगला है अथर्ववेद। यह जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित वेद है, ग्रंथ है कौन, अथर्ववेद। ठीक दोस्तों, अथर्ववेद, थर्रा जाता है व्यक्ति जब तंत्र मंत्र चलता है ना, तो थर्रा जाता है, तो अथर्ववेद। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, थोड़ा डरावना सा, अथर्ववेद मतलब जादू टोना तंत्र मंत्र से क्या है, संबंधित वेद है कौन सा, अथर्ववेद। यह प्रकृति से संबंधित ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रकृति से संबंधित ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है। ठीक दोस्तों, तो अथर्ववेद वो ग्रंथ है जो प्रकृति से संबंध रखता है। ठीक दोस्तों, आयुर्विज्ञान का वर्णन है इसमें, अथर्ववेद में जब प्रकृति से संबंधित ग्रंथ है, प्रकृति से तो ही आयुर्विज्ञान का उदय हुआ है ना, प्रकृति से तो ही बनता है ना आयुर्विज्ञान, तो आयुर्विज्ञान का वर्णन ही क्या है, इसमें मिलता है अथर्ववेद में। ठीक दोस्तों, सबसे नवीनतम वेद है जो अथर्ववेद है, सबसे नवीनतम वेद है, और सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया 4 वेद, और ये आपको क्रम से भी है दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप इनको 10 बार पढ़ोगे लगातार तो ये आपको कंठस्थ है, याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हम कुछ देखेंगे, ये तो उत्तर वैदिक काल ब्राह्मण वेद के बारे में इतना ही अभी पढ़ते हैं, थोड़ा समय बाद मैं आप लोगों को और बताऊंगा, लेकिन अब ये क्या लंबा जाएगा। अब हम थोड़े ही समय बाद देखेंगे ऋग्वेद के मंडलों के बारे में, कि पहले मंडल में क्या खासियत है, दूसरे मंडल में क्या खासियत है, 9वें मंडल में क्या खासियत है, कौन सा नवीनतम वेद है, कौन सा प्राचीन वेद है, इनके बारे में, मतलब कौन सा प्राचीन मंडल है, कौन सा नवीनतम मंडल है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए हम बात करेंगे ऋग्वेद के अगले पहलू के बारे में, मंडल के बारे में। 10 मंडल है, उनके बारे में चर्चा देखेंगे, कौन कौन से मंडल का मुख्य खासियत है, क्या महत्व है। ठीक दोस्तों, तो मंडल में हम बात करेंगे प्राचीन मंडल कौन सा है और नवीन मंडल कौन सा है। 10 मंडल है ऋग्वेद में, उनमें से प्राचीन मंडल कौन है, तो 2 और 7 क्या है, प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल है। जी हाँ दोस्तों, और नवीन मंडल कौन है, 1 और 10। ठीक दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 2 और 7 तो बाद में लिखा गया होगा, बाद में लिखा होगा, तो ये क्या प्राचीन मंडल कैसे हुआ, और 1 तो पहले लिखा गया है और 10 बाद में लिखा गया होगा, तो ये नवीन मंडल कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, तो प्राचीन मंडल 2 और 7 है, मतलब 2 को पहले लिखा गया था, नंबर दे दिया गया था 2, और 7 नंबर दे दिया गया था। प्राचीन में सबसे पहले 2 और 7 को ही लिखा गया है, ये क्या है, प्राचीन है, नंबर दे दिया गया था दोस्तों 2 और 7। और नवीन बाद में कब लिखा गया है, 1 और 10 को बाद में लिखा गया है, नवीन लिखा गया है, इस कारण इसको नवीन मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, अगला है शाखा। ऋग्वेद के कितने शाखा है, तो 2 शाखा है, वास्कल और साकल। ठीक दोस्तों, 2 शाखा है, वास्कल और साकल। तीसरा मंडल का क्या खासियत है, तो तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, आपको 3 से 3 याद करना है, और 3 से गायत्री, मतलब 1 2 3 है, तो गायत्री में भी 3 शब्द का उपयोग हो रहा है, 3 गायत्री। ठीक दोस्तों, गायत्री आपको ऐसे ही याद करना है, 3 है तो गायत्री, ये भी 3 है। ठीक दोस्तों, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, लेकिन कौन से देवी का वर्णन मिलता है, तो सावित्री देवी के लिए गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। कौन से मंडल पर, तीसरे मंडल पर ऋग्वेद के। ठीक दोस्तों, इन तीसरे मंडल का रचनाकर्ता कौन है, तो विश्वामित्र जी। ठीक दोस्तों, विश्वामित्र जी ने तीसरे मंडल का क्या है, रचना किया गया है। 7वां मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास का सबसे भयानक युद्धों में से एक युद्ध है दशराग युद्ध, जो 7वें मंडल में क्या है, मिलता है। पौरुषणी या फिर रावी नदी के तट पर, रावी नदी का ही प्राचीन नाम क्या है, पौरुषणी,
उनके ही यही नदी के तट पर यह दशराग युद्ध हुआ था। ठीक दोस्तों, तो किनके मध्य यह युद्ध हुआ था? तो भरतजन कबीला था एक तरफ, और एक तरफ क्या था? पुरु कबीला था। ठीक दोस्तों, पुरु कबीला में आर्य प्लस अनार्य दोनों लोग थे, और भरतजन कबीला में राजा कौन था? सुदास था। ठीक दोस्तों, भरतजन कबीला का अंतिम में विजय हुआ, जीत हुआ, इस कारण इस भारत का नाम भारत रखा गया है। ठीक दोस्तों, भारत के नाम पर ही क्या है? भारत रखा गया है, भरतजन कबीला होने के कारण। ये एक मान्यता है भारत का, तो अन्य और कारण है नाम रखने का, लेकिन मुख्य कारण में से एक कारण ये भी है। ठीक दोस्तों, अब हम अगला बात करेंगे 10वां मंडल। 10वां मंडल का क्या खासियत है? 10वां मंडल के पुरुष शुक्ल कविता में, जी हाँ दोस्तों, 10वां मंडल में एक पुरुष शुक्ल कविता है जिसमें शूद्र शब्द की क्या है? पहली बार वर्णन मिलता है। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक दोस्तों, ये 4 वर्ण हैं जिनमें से शूद्र का शब्द का पहली बार क्या है? वर्णन मिलता है। कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल पर। ठीक दोस्तों, विश्व की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। जो 10वें मंडल में है ऋग्वेद के, उसमें विश्व की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक दोस्तों, कौन से मंडल में बताया गया है? 10वें मंडल पे बताया गया है। 9वां मंडल, जी हाँ दोस्तों, 9वां मंडल में सोमदेव का वर्णन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सोमदेव भगवान का वर्णन कौन से मंडल में मिलता है? तो 9वें मंडल पे मिलता है ऋग्वेद के। ठीक दोस्तों, अब हम नोट कर कुछ बात करेंगे। ठीक दोस्तों, ओम व गोत्र, कौन कौन सा ओम व गोत्र शब्द का वर्णन ऋग्वेद से हुई है? जी हाँ दोस्तों, ओम और गोत्र शब्द का वर्णन ऋग्वेद से हुई है, मतलब ऋग्वेद में मिलता है। ओम और गोत्र शब्द का वर्णन ऋग्वेद में पाया गया है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक दोस्तों, ऋग्वेद ईरानियों की ग्रंथ जेदावेस्ता, जी हाँ दोस्तों, ईरानियों की ग्रंथ का क्या नाम है? जेदावेस्ता से समांतर रखती है, मतलब समान दिखती है। ऋग्वेद ईरानियों की ग्रंथ जेदावेस्ता से समानता रखती है, दोनों क्या है? एक दूसरे से मेल खाते हैं। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया कुछ ऋग्वेद के मंडलों के बारे में। अब हम कुछ अन्य देखेंगे कि ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, सामवेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, जितने भी वेद हैं हमारे 4 वेद, उनके पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, एवं कुछ अन्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। बात करेंगे वेद और पढ़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, कौन सा वेद को कौन सा पढ़ते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको याद करना है RSYA, मतलब रसिया, रसिया याद करना है। क्या करना है आपको? रसिया, क्योंकि यह ऋग्वेद वेदों का क्या है? क्रम है दोस्तों। ऋग वेदों का क्या है? क्रम। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि 4 वेद को क्रम से जमाइए, तो ये आपको आसानी से मदद करेगा। ठीक दोस्तों, क्या RSYA रसिया, रसिया क्या है आपको याद करना है। तो र से हो गया ऋग्वेद, और स से हो गया सामवेद, और य से हो गया यजुर्वेद, और ए से हो गया क्या? अथर्ववेद। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होदा। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होदा बोलते हैं। और सामवेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उद्गाता, उद्गाता, सामवेद को उद्गाता। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अधर्व्यु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधर्व्यु बोलते हैं। और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा ही बोलते हैं। ठीक दोस्तों, क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? एक बार आप इनको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको ये क्या है? कंठस्थ याद हो जाएगा। और RSYA को भूलिएगा ना, क्योंकि यह क्रम से जमाने का क्या है? ट्रिक है, समझो। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऋग्वेद या फिर वैदिक काल के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं समिति के सभापति को क्या कहते थे ऋग्वेद काल में या फिर वैदिक काल में? तो ईशान बोलते थे। समिति के जो सभापति होते थे उनको क्या बोलते थे? ईशान बोलते थे। ठीक दोस्तों, गले की माला, जी हाँ दोस्तों, जो गले में पहनने का माला होता है उसे क्या बोलते थे? निष्क या फिर शतमान बोलते थे। क्या बोलते थे? निष्क या शतमान। सोने के सिक्के को भी क्या बोलते थे? निष्क या फिर शतमान बोलते थे। कौन से काल में? तो ऋग्वेद में या फिर वैदिक काल में। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे पूर्व वैदिक काल के बारे में। पूर्व वैदिक काल के बारे में राज्य के सभापति को क्या बोलते थे? सभा बोलते थे। राज्यसभा को क्या बोलते थे? सभा बोलते थे। ठीक दोस्तों, तो सभा में कौन कौन से लोग शामिल होते थे? तो आइए देखते हैं। इसमें उच्च वर्ग या फिर विशिष्ट लोग क्या है? शामिल होते थे। कौन में? राज्यसभा में, जिसे सभा बोलते थे। उच्च वर्ग दोस्तों, उच्च वर्ग या फिर विशिष्ट वर्ग के लोग ही इसमें क्या है? शामिल होते थे। महिला एवं पुरुष दोनों ही क्या है? इसमें
भाग ले सकते थे। जी हाँ दोस्तों, महिला या फिर महिला और पुरुष दोनों क्या है इसमें शामिल हो सकते थे, किसमें, राज्यसभा में, लेकिन वह उच्च वर्ग का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उच्च वर्ग का विशिष्ट लोग ही होना चाहिए। अब हम अगला बात करेंगे लोकसभा। लोकसभा को पूर्व वैदिक काल में क्या क्या कहते थे, समिति कहते थे। जी हाँ दोस्तों, समिति कहते थे। लोकसभा आपको नाम से ही पता चल रहा है, लोकसभा लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो समिति था वह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए क्या था, यह था समिति। ठीक दोस्तों, अब हम नोट कर कुछ बात करेंगे। अथर्ववेद, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को, जो अथर्ववेद है अपना, जी हाँ दोस्तों, नवीन वेद है अथर्ववेद, उसमें सभा मतलब राज्यसभा और समिति मतलब लोकसभा को प्रजापति की 2 पुत्रियों की रूप में वर्णन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में क्या है, वर्णन किया गया है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गए कुछ ऋग्वेद के बारे में चुनिंदा प्रश्न। ठीक दोस्तों, अब हम अगला देखेंगे, आर्यवेद किसे कहते हैं, वेद त्रयी किसे कहते हैं, अनार्यवेद क्या है, इनके बारे में देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो बात करेंगे आर्यवेद किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये जो तीनों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसे आर्यवेद के नाम से भी जाना जाता है और वेद त्रयी बोलते हैं। त्रयी मतलब 3 वेद, त्रयी मतलब 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जी हाँ दोस्तों, इसे ही आर्यवेद और वेद त्रयी के नाम से क्या है, जाना जाता है तीनों वेद को। ठीक दोस्तों, अब वेद त्रयी हो गया, आर्यवेद हो गया, तो अनार्यवेद तो भी होगा। तो अनार्यवेद किसे कहते हैं, अथर्ववेद को। जी हाँ दोस्तों, अनार्यवेद सिर्फ एक ही वेद है, कौन, अथर्ववेद, बाकी क्या है, ऋग्वेद, आर्यवेद, वेद त्रयी वेद है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ फैक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ फैक्टर के बारे में बात करेंगे। आर्य कौन थे, आर्य कौन थे, तो कुलीन, श्रेष्ठ कुल के जो थे ना, वही क्या थे, आर्य थे। आर्य कौन से समूह के थे, जी हाँ दोस्तों, आर्य कौन से समूह के थे, तो नृजाति समूह के थे। कौन से नृजाति समूह के थे आर्य लोग। वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान या फिर जानना। ठीक दोस्तों, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान या फिर जानना होता है वेद का अर्थ। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया आर्यवेद और कुछ फैक्टर के बारे में। अब हम बात करेंगे आर्यों का आदि देश या फिर निवास स्थल। आर्य लोग कहाँ से आए थे, इनके बारे में अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने अपने मत बताए हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो यूरोप से आए थे, किसने कहा है, विलियम जोन ने कहा है। जो आर्य लोग थे वह यूरोप से आए थे, किन्होंने कहा है, विलियम जोन ने कहा है। ठीक दोस्तों, मध्य एशिया से आए थे, किसने कहा है, मैक्स मूलर ने कहा है। म से मध्य एशिया और म से मैक्स मूलर। ठीक दोस्तों, जो मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मूलर जी ने कहा है, वह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है कि मध्य एशिया से ही आर्य लोग का आगमन हुआ था, ऐसा माना जाता है। सर्वमान्य सिद्धांत है दोस्तों। ठीक दोस्तों, सबसे अच्छा सिद्धांत है ये। कौन, मध्य एशिया से आए थे, किसने कहा है, मैक्स मूलर जी ने। ठीक दोस्तों, अगला है एशिया माइनर, टर्की से आए थे। टर्की एक देश का नाम है एशिया का। एशिया माइनर टर्की से आए थे, तो किसमें मिलता है ये कि एशिया माइनर टर्की से आए थे आर्य लोग, तो बोगज कोई शिलालेख में इनका वर्णन मिलता है कि आर्य लोग एशिया माइनर टर्की से आए थे, जो 1400 BC। ठीक दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन लेख है, कौन, बोगज कोई शिलालेख। इसमें 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। इसमें बोगज कोई शिलालेख में 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। कौन कौन से देवता, इंद्र, नास्त, वरुण और मित्र। जी हाँ दोस्तों, ये जो 4 देवता है इनका वर्णन बोगज कोई शिलालेख में मिलता है, जो विश्व का सबसे क्या है, प्राचीन लेख है। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे प्राचीन लेख कौन है, तो बोगज कोई शिलालेख है। ठीक दोस्तों, जो 4 देवता का इसमें वर्णन मिलता है, वह ऋग्वेद में भी इन चारों देवताओं का जिक्र मिलता है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे उत्तरी ध्रुव से आए थे, किसने कहा है, तो बाल गंगाधर जी ने कहा है कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक दोस्तों, अगला है तिब्बत से आए थे, किसने कहा है, तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि आर्य लोग क्या है, तिब्बत से आए थे। दयानंद सरस्वती जी का बुक का क्या नाम है, पुस्तक का क्या नाम है, तो सत्यार्थ प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचनाएं हैं,
किनकी बुक है? तो दयानंद सरस्वती जी की क्या है? यह बुक है, पुस्तक है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ भारतीय सिद्धांत के बारे में। ये तो हो गया विदेशी सिद्धांत के बारे में, विदेशी लोग ने कहा है कि आर्य लोग यहाँ से आए थे, लेकिन जो हमारे भारतीय लोग हैं उनका क्या मत है, उनका क्या सिद्धांत है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, इनके बारे में देखेंगे। तो प्रथम है सप्त संध्या प्रदेश से आए थे। किन्होंने कहा है? AC दास ने कहा है कि आर्य लोग सप्त संध्या प्रदेश से आए थे। किसने कहा है? AC दास ने कहा है। ठीक दोस्तों, अब AC दास के बुक का क्या नाम है, पुस्तक का क्या नाम है? तो ऋग्वेदिक इंडिया नाम है। जी हाँ दोस्तों, यह भी क्वेश्चन कई बार व्यापम में पूछा गया है कि ऋग्वेदिक इंडिया किसकी रचनाएं हैं? तो AC दास की रचनाएं हैं। ठीक दोस्तों, अगला है ब्रह्मर्षि देश से आए थे। आर्य लोग ब्रह्मर्षि देश से आए थे, यह भारतीय सिद्धांत है दोस्तों। किन्हें कहा है? गंगनाथ झा ने कहा है कि आर्य लोग ब्रह्मर्षि देश से आए थे। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया आर्यों का आदि देश निवास स्थल जहां से आर्य लोग आए थे, विदेशी मत और भारतीय मत। ठीक दोस्तों, विदेशी क्या है? विदेशी मत है, और ये क्या है? भारतीय मत है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो वैदिक काल में नदियां थी उनका प्राचीन नाम क्या है और वर्तमान में नाम क्या है। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे वैदिक कालीन नदियां के नाम, प्राचीन नाम और वर्तमान में नाम क्या है, इनके बारे में देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर वर्तमान नाम दिया गया है और यहाँ पर क्या है? प्राचीन नाम दिया गया है। सिंधु का प्राचीन नाम क्या है? हिरण्य, ये वर्तमान नाम है। सिंधु वर्तमान में बोलते हैं, सिंधु नदी वर्तमान में बोला जाता है। इनका प्राचीन नाम क्या था? तो हिरण्य कहते थे प्राचीन काल में सिंधु नदी को। सतलज नदी को शत्रुति कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको स से याद करना है, स से सतलज और स से शत्रुति। ठीक दोस्तों, रावी का प्राचीन नाम क्या है? पौरुषणी। जी हाँ दोस्तों, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पौरुषणी नाम है। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। जी हाँ दोस्तों, चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। व्यास का विपाशा, व से व्यास और व से क्या है? विपाशा, बसों को याद करना है। ठीक दोस्तों, व्यास से विपाशा। ठीक दोस्तों, झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। जी हाँ दोस्तों, व्यास को आपको विपाशा और वितस्ता पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। व्यास से भी विपाशा और झेलम से वितस्ता नदी आपको याद करना है। अगला है सरस्वती, सरस्वती से सरस्वती, यह नाम से पता चल है, सरस्वती से सरस्वती। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया वैदिक कालीन नदियों के वर्तमान नाम और क्या? प्राचीन नाम। ठीक दोस्तों, अब हम नोट कर कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे जहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं। ठीक दोस्तों, सबसे पवित्र नदी जो वैदिक कालीन नदियां है उनमें सबसे पवित्र नदी कौन है? तो सरस्वती नदी है। और प्राचीन नाम क्या है इनका? सरस्वती नाम है। ठीक दोस्तों, सर्वाधिक बार उल्लेख नदी, किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है? तो सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार क्या है? उल्लेख उपयोग किया गया सिंधु नदी का। और सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या है? हिरण्य। ठीक दोस्तों, आर्यों की सामाजिक जीवन की जानकारी यजुर्वेद से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आर्यों की जो सामाजिक जीवन की जो जानकारियां हैं वह वेद से ही क्या है? मिलती है। ठीक दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के लोग प्रकृति के उपासक थे। जी हाँ दोस्तों, किनके उपासक थे? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल के लोग किनके उपासक थे? तो आपको क्या लेना है? प्रकृति के उपासक थे। ठीक दोस्तों, प्रकृति के पूजा प्रतिष्ठा देवी देवता जो भी है प्रकृति को ही क्या है? ये लोग मानते थे। ठीक दोस्तों, मुद्रा की इकाई क्या थी? उस समय मुद्रा की इकाई क्या थी? वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? तो निष्क या फिर शतमान। ठीक दोस्तों, निष्क या फिर शतमान मुद्रा की इकाई थी। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया वैदिक कालीन नदियों के कुछ प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। ठीक दोस्तों, अब हम अगले वीडियो पर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में कुछ समानताओं के बारे में देखेंगे कि दोनों में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो समानता रखते हैं, एक सा रखते हैं, उनके बारे में अगले वीडियो पर देखेंगे। ठीक दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक दोस्तों, जो मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बता रहा हूँ वो एकदम फैक्ट है, फैक्ट डाटा ही मैं आपको बता रहा हूँ।
जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, आपको गुमराह नहीं किया जा रहा है, आपको जो भी दे रहे हैं, जो भी मिल रहा है, आपको एकदम फैक्ट डाटा ही उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो अगले वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।